Hello everyone, I am Bharti Sujan, Assistant Professor from SD College. Today we are going to discuss some key terms in research. Positivism. Positivism is a term that generally highlights the behavior of the previous researches that were going on. This term basically deals that maximum of the researches are observable, they are scientific researches, and they are measurable facts on subjective experiences. The positivists believed that science was the medium through which truth can be unrevealed. Positivists only believed in natural sciences like physics, chemistry, biology, and counted them as science. They did not consider social sciences as a part of research. In the 20th century, which is known as the post-positivism era, there was a complete rejection to the core values of the positivists. Here, the people said that scientific reasoning is quite similar to common sense reasoning. Here, they started believing that there are number of ways of uncovering a truth or uncovering a scientific theory. There is no one method to solve a problem. They started believing that each method has its own errors. So instead of testing a theory with one single method, we should try number of methods to solve the issues in order to avoid any mistakes. This is also known as a theory of triangulation. पॉजिटिविज्म वॉज अ थ्योरी जिसके अंदर लोगों ने ये माना, जो पॉजिटिविस्ट थे उन्होंने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ साइंस एक रिसर्च है जिसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को ही साइंस माना गया. लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट एरा थी जिसके अंदर आफ्टर द 20th सेंचुरी ये माना गया कि इवन कॉमन सेंस, इवन एटीट्यूड, परसेप्शन, पीपल, इन सब को भी हमें रिसर्च के क्राइटेरियाज में लेना चाहिए. एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म जो एरा थी उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी एक तरीका परफेक्ट नहीं है, हर तरीके में एरर्स हैं, हर मेथड में एरर्स हैं. तो इसीलिए हमें हर चीज़ के अंदर एक से ज़्यादा मेथड्स लगा करके दोनों तरीक़ों से चीज़ों को क्रॉस चेक करना चाहिए और इसीलिए इस मेथड को ट्रायंगुलिज्म भी बोला जाने लगा. नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पैटर्न्स ऑफ राइटिंग अ थीसिस. सबसे पहला पैटर्न जो होता है इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देते हैं पूरी की पूरी थीसिस का. एक एब्स्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर जो मेन कंसर्न है प्रॉब्लम का वो डिस्कस होता है. उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मेथडोलॉजी यूज़ की गई है, उसके बाद उसके क्या एक ब्रॉडर रिज़ल्ट क्या आया और हमने क्या उसका एक ब्रॉड कंक्लूजन निकाला है, ये सारी चीज़ें हम एक एब्स्ट्रैक्ट में कवर करते हैं. इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इज़ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन गिव्स यू अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द टॉपिक. व्हाट इज़ द टॉपिक, किस एरिया में ये टॉपिक किया जा रहा है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं. नेक्स्ट पार्ट इज़ रिव्यू. रिव्यू इज़ लिटरेचर रिव्यू और द रिव्यू ऑफ अदर ऑथर्स. ये आपको पिछली स्टडीज़, पुरानी स्टडीज़ के पूरे आउटव्यूज़ देते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑथर्स ने क्या क्या डिस्कशंस किए हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ मेथडोलॉजी. मेथडोलॉजी के अंदर वी डिस्कस द रिसर्च मेथडोलॉजी टू बी यूज्ड. इस रिसर्च मेथडोलॉजी का सबसे पहला पार्ट आता है वी डिस्क्राइब द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हम अपनी हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं. हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम अपनी सैम्पलिंग डिसाइड करते हैं. सैम्पलिंग
डिसाइड करने के बाद हम अपने डेटा कलेक्शन के मेथड्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि किस डेटा कलेक्शन मेथड से हमने अपना डेटा कलेक्ट करना है, और इस डेटा कलेक्शन के मेथड से हम अपना क्वेश्चनर या जो भी हमने स्केलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें हम मेथडोलॉजी में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ हम इस मेथडोलॉजी के पार्ट के अंदर जो मेथड्स हमने सिलेक्ट किए उससे हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिजल्ट्स, जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसके ऊपर जो जो टेस्ट आपने लगाए और उन टेस्ट के क्या क्या रिजल्ट्स आए, वो सारा डिस्कशन आपका रिजल्ट्स में जाता है। इस रिजल्ट से अब नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिस्कशन पार्ट। ये डिस्कशन पार्ट जो है ये कंप्राइज करता है आपका, जिसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं कि आपके रिजल्ट्स क्या आए हैं और जो पिछले ऑथर्स थे या जो पहले जिन ऑथर्स ने इस पर्टिकुलर रिसर्च पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च की है, उन दोनों के बीच का कंपैरिजन कि आपके रिजल्ट्स उनके साथ कितने मैच करते हैं, आपके रिजल्ट्स पिछले ऑथर्स के साथ कितने वेरी करते हैं, इसके ऊपर हम एक पूरा डिस्कशन लिखते हैं और इन्हीं डिस्कशंस के ऊपर हम अपने पूरे कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं कि हम आगे क्या क्या, हमारी रिसर्च ने क्या क्या कंक्लूड किया है। इन कंक्लूजन्स के साथ हम फ्यूचर रिकमेंडेशंस भी देते हैं कि हमारी रिसर्च में ये चीज़ें मिस हो गई हैं और इनको हम नेक्स्ट में कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च इज़ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के अंदर हमने जिन भी ऑथर्स का कंट्रीब्यूशन अपनी थीसिस में लिया है, हम उनकी पूरी लिस्ट बनाते हैं इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट इज़ रेफरेंसिंग स्टाइल। जब भी आप एक रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर, रिसर्च थीसिस लिखते हैं, जब भी चैप्टर्स के बीच में आपने जो भी आर्टिकल जिस भी ऑथर का रेफ़र किया है, अगर आपके 2 ऑथर्स हैं या 2 से कम है तो हम सिर्फ उनका सरनेम कॉमा ईयर लिखते हैं। आई हैव नोटेड डाउन दी साइटेशन स्टाइल्स एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड। इफ साइटेशन इन दिस पेपर इज ऑफ 2 ऑथर्स, then like for example I've taken up a paper of reallocation, this is my paper। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सुजान एंड भसीन कॉमा 2020, दिस इज़ अ रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर। इसके अंदर जो भी पेपर मेरा इस साल पब्लिश हुआ है उसमें अगर मान लीजिए सिर्फ 2 ही ऑथर होते, तो जब भी आप उस पेपर का कोई भी हिस्सा अपने पेपर में कोट करते हैं तो आपको उसके साथ ब्रैकेट में लिखना पड़ता है सुजान एंड भसीन 2020। लेकिन अगर आपके पेपर में 3 से ज़्यादा ऑथर्स है, 2 से ज़्यादा ऑथर्स हैं, तब उस सिचुएशन में आप लिखते हैं सुजान एट ऑल। ये एट ऑल लिखने का तरीका इज़ इन इटैलिक्स, प्लीज़ नोट डाउन द वे हाउ इट इज़ रिटन। अब ये जो है ये मैंने आपको सारे स्टाइल्स बताए हैं कि MLA स्टाइल होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के अंदर, APA स्टाइल होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अंदर। APA स्टाइल में अगर आप ध्यान से देखें तो सरनेम है, सरनेम के बाद नाम का सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट है। लेकिन अगर आप MLA स्टाइल देखते हैं तो उसमें सुजान के बाद भारती भी लिखा है। दैट मीन्स वी आर नॉट टेकिंग द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द नेम बट वी आर टेकिंग द कंप्लीट नेम। इस तरीके से आप अपने पूरे रेफरेंसेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्लेजरिज्म। Plagiarism is an activity where we take up somebody else's work or idea and pass them as our ideas। हमने किसी और का आइडिया लिया, किसी और का काम लिया और बिना उसकी साइटेशन, उसको क्रेडिट दिए हुए हमने बिना उसकी साइटेशन, बिना रेफरेंस के उस मटेरियल को कॉपी कर लिया। जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं दैट मीन्स वी आर प्लेजराइजिंग दैट वर्क। इसके अलावा प्लेजरिज्म के अंदर बहुत सारे की फॉर्म्स होते हैं टू अवॉइड प्लेजरिज्म। द फर्स्ट वन इज़ फुट नोट्स। फुट नोट्स के अंदर हम अपने हर पेज के नीचे एक फुट नोट बनाते हैं। इस फुट नोट में हम जो जो पेपर्स हमने जहाँ जहाँ से रेफ़र किए हैं उनकी लिस्टिंग्स बनाते हैं। अगर आप हर आर्टिकल हर पेज के नीचे बनाते हैं सो इट बिकम्स ईजी टू चेक प्लेजरिज्म। देन इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ बेसिकली एन आइडिया। आज की डेट में अगर आप किसी का आइडिया भी चुराते हैं और उस आइडिया पे काम कर लेते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ प्लेजरिज्म।
नेक्स्ट इज पैराफ्रेज, चेंजिंग द वर्ड्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। आप कुछ वर्ड्स किसी के उठाते हैं और उनको बस ज़रा सा आगे पीछे करके और उनको लिख देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म। Plagiarism is once someone claims something to be his own and actually that has been written by somebody else. It is an illegal malpractice. आज की डेट में आप किसी और के काम को as it is कॉपी करते हैं, उसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। देन इज पुअर डिस्गाइज। पुअर डिस्गाइज का मतलब ये होता है कि आपने किसी का कंटेंट आप अगर किसी का आर्टिकल पढ़ के उससे इंस्पायर होके अपने वर्ड्स में उनकी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ नॉट प्लेजरिज्म। बट अगर आप उन्हीं के आइडिया को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत इधर से उधर एक चीज़, एक आधा वर्ड इधर उधर करके लिख देते हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पुअर डिस्गाइज और आई वुड से प्लेजरिज्म। Next we talk about another term that is called potluck paper. It is a combination from various sources all being different from one another and having different ideas to get your own new textual material. What people have started doing is, it is a new way of making a research paper which was not counted as plagiarism before but now is a part of plagiarism. आप इसके अंदर कुछ हिस्सा यहाँ से उठाया, कुछ हिस्सा उठाया, कुछ हिस्सा यहाँ से उठाया, कुछ हिस्सा वहाँ से उठाया, सबको क्लब कर देते हैं और आप अपना एक नया आइडिया बना लेते हैं। तो सोर्सेज आर प्लेजराइज्ड, यू कैन नॉट टेक इट दैट वे। नेक्स्ट इज प्राइवेटली ओन्ड, एनी मटीरियल दैट हैज़ अ कॉपीराइट with it is supposed to be privately owned and in order to use that particular article or material you need a permission of the authorized person. Then public domain, पब्लिक डोमेन के अंदर कुछ चीज़ें फ्री ऑफ ऑल एक्सेसिबल होती हैं, दे आर अ पार्ट, आप इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को कोई ओन नहीं करता, इसीलिए नो लीगल ट्रबल इज़ देयर इन टेकिंग मटीरियल फ्रॉम सच अ सोर्स। आप इस सोर्स को मटीरियल को लेते हुए वो प्लेजरिज्म, आपके हिसाब से वो प्लेजरिज्म नहीं है, लेकिन इवन टेक एनी काइंड ऑफ मटीरियल टेकन फ्रॉम एन ओपन सोर्स बट विदाउट साइटेशन एंड विदाउट रेफरेंसेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी प्लेजरिज्म। नेक्स्ट इज कोटेशन। वी टेक अप कोटेशंस, like for example we've taken up a definition from somebody else's work. We need to put that definition in inverted commas. We need to write the name of the person from which we've taken. If we do it this way, then that is not counted as plagiarism. Next is self-plagiarism, one of the most commonly used way of plagiarizing. सेल्फ प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है, मैंने आज एक रिसर्च पेपर लिखा, उसको पब्लिश कराया, उसमें से काफ़ी सारा पोर्शन उठाया, दोबारा किसी और जगह पे ले गई और वहाँ जाके पब्लिश करा दिया। दिस इज़ ऑल्सो कॉपीइंग योर ओन वर्क एंड इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज सेल्फ प्लेजरिज्म। The next is type 1 and type 2 error. Type 1 error happens when the null hypothesis is true but is rejected. Type 2 error takes place when the null hypothesis is false and is accepted. ICT in research, we cannot imagine any kind of research without information and technology. Today in research we use e-journals, e-books. E-journals, e-books are a part of the research papers, the contribution by various researchers. Previously these journals were in a form of a book that were available in the library. Today, because of internet and technology, we can sit at any place and take out any paper from any part of the world and write about it. We can read any part of the books, we can write about any research papers from any part in the world. Next is we even do e-questionnaires. We collect data from a person who's sitting in Bangalore, we collect data from a person who's sitting in Jammu and Kashmir and Ladakh, and then we compile that data being sitting here in Haryana.
This e-resources, these e-questionnaires have enabled us to gather any kind of information from anywhere, any place in the world. Second aspect is we use many softwares that are developed by information technology. These softwares are like SPSS, AMOS, Lizrael, PLS. All these softwares are very, very important for conducting any kind of research, and these softwares have been available to us by the information technology. Next is we are going to differentiate between 4 terms, that is conference, symposium, seminars and workshops. Conference is generally conducted between a larger number of people, almost more than 50 people are there. जो भी कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट होती हैं उसमें जनरली 50 से ज़्यादा लोग होते हैं. कॉन्फ्रेंसेस जनरली 2 से 3 दिन की होती है. इसमें जनरल पब्लिक भी, जैसे कि जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अभी रिसर्च स्टार्ट करना शुरू किया है, उनको भी यहाँ पे एक मौका मिलता है कि वो अपने रिसर्च आइडियाज़, वो अपने रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर एक्सपर्ट्स के आगे प्रेजेंट करें और उनसे अपने रिसर्च के अगेंस्ट व्यू पॉइंट्स ले. रिसर्च जो है वो कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो 2 तरीके से हो सकती है. वन कैन बी एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ पर हम इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, और एक होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि विद इन नेशन होती है. उसके बाद आता है सेमिनार. सेमिनार जो है वो जनरली एक छोटा टर्म होता है. सेमिनार के अंदर हम किसी एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर डिस्कशन करते हैं, इंस्टेड कि हमारे पास कोई जनरलाइज्ड फॉर्म होता है. सेमिनार एक कॉन्क्रीट, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर ही फोकस किया जाता है. जनरली जो कॉन्फ्रेंसेस होती है वो लंबे ड्यूरेशन के लिए होती है. सेमिनार्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे के लिए होते हैं. सेमिनार्स जो है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सम न्यू आइडियाज़ और थ्योरीज़ जो आप सोच रहे हैं उनके ऊपर 100% डिस्कशंस किए जा सकते हैं. उसके बाद होता है वर्कशॉप. वर्कशॉप एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो कि एक मोर एक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप होती है. वर्कशॉप्स के अंदर हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप एंड SPSS. इसके अंदर एक इंस्ट्रक्टर आएगा और साथ के साथ SPSS पे कैसे काम करना है, कैसे सीखना है, कैसे रिजल्ट्स निकालने हैं डेटा के, उन सब चीज़ों को वो आपके साथ बैठ कर के आपकी स्किल्स एनहांस करते हैं. वो आपको आपके लैपटॉप पे आपको सिखाते हैं. जो वर्कशॉप्स और जो सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें सिर्फ एक इंसान बोलता है और आप सीखते जाते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वर्कशॉप में वो आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो आपको उसी टाइम हाथों हाथ प्रैक्टिस कराते हैं जैसे कि एक मैथ्स क्लास के अंदर होता है. नेक्स्ट इज सिम्पोजियम. सिम्पोजियम जो है वो कॉन्फ्रेंस की तरह ज़्यादा होता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस और सिम्पोजियम के अंदर एक मेजर फ़र्क ये आता है कि सिम्पोजियम में एक्सपर्ट्स अपने काम को प्रेजेंट करते हैं. एक्सपर्ट्स एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपनी सारी जो उनकी नॉलेज होती है उसको शेयर करते हैं. इस तरीके की जो हम आर्टिकुलेशंस होते हैं, सिम्पोजियम जो होते हैं वो जनरली 1 दिन के होते हैं. वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स आर लॉन्गर. ये सिर्फ और वो जनरल थीम्स के ऊपर होते हैं, लेकिन सिम्पोजियम जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होता है और इसके अंदर नंबर ऑफ एक्सपर्ट प्रेजेंट देयर वर्क on that particular topic. That's all in this presentation. Have a good day.